पूरा शरीर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, फिर भी शरीर संभाले नहीं संभल रहा था। कभी कमरे की छत से, कभी दीवारों से पूनम आश्चर्यजनक रूप से टकरा रही थी और भयानक चीखें गूंज रही थी। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं। ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा इसे। ऐसी भयानक चीखें जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाए। और इनकी शुरुआत हुई थी आज से 2 साल पहले। अरे सुनती हो, पूनम का 10वीं का रिजल्ट आ गया। पूनम के पिताजी अभय सिंह पत्नी तारा से कह रहे थे। क्या आया बिटिया का रिजल्ट? तारा, पूनम की मां ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। अरे पास हो गई है जी, वो भी फर्स्ट डिवीजन, 70% आए हैं। ये लो लड्डू खाओ। वैसे है कहाँ पूनम? अभय सिंह ने पूछा। वो उसकी सहेली के साथ गई है, आती होगी। तभी पूनम वहाँ आती है। पिताजी उसे रिजल्ट के बारे में बताते हैं और वो खुश हो जाती है। अब 11वीं में तो हमारे स्कूल में ही पढ़ लेगी बिटिया, आने जाने का टेंशन भी नहीं रहेगा, अभय सिंह कहते हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही अभय ने पूनम का एडमिशन गर्ल्स स्कूल में करवा दिया, जहां वो खुद व्याख्याता थे। एक दिन अभय सिंह ने कुछ कारणवश छुट्टी ली तो पूनम अकेली ही गई स्कूल। शाम को 5 बज गए थे लेकिन पूनम नहीं आई तो तारा को चिंता हुई। इधर अभय घर आए तो उनको बताया और वो जैसे ही ढूंढने जाने लगे तो पूनम दरवाजे पर खड़ी थी। तारा ने पूछा, कहाँ थी तू? सहेली के घर थे, अनमने मन से पूनम ने कहा। फिर तारा ने पूछा, इतनी देर तक? पहले तो कभी इतनी देर। तो क्या थोड़ी देर हम बाहर नहीं रह सकते? पूनम ने गुस्से से जवाब दिया और कमरे में चली गई। इस तरह तो इसने कभी बात नहीं की। तारा ने अभय को देखते हुए कहा, बच्ची बड़ी हो रही है, ऐसा होता है, और हो सकता है आज के क्लास टेस्ट की वजह से परेशान हो। शाम के खाने का वक्त हो गया। तारा ने अभय और पूनम को आवाज दी लेकिन पूनम नहीं आई। तारा ने अभय से कहा, देखिए ना, जब से स्कूल से आई है कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है, ना ही मुझसे अब तक बात की है, वरना तो दिन भर आगे पीछे घूमती रहती है। दोनों कमरे में जाते हैं। वहाँ का दृश्य ऐसा था जैसे कि कोई युद्ध हुआ हो। वहाँ सारा कमरा अस्त व्यस्त और पूनम बेड पर लेटी हुई थी। तारा ने तुरंत पूनम को संभाला। अरे क्या हुआ पूनम? बेटी की ऐसी हालत देखकर दोनों घबरा गए थे। पूनम ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या हुआ माँ? पूनम ने पूछा। ये मुझसे पूछ रही है? देख कमरे की हालत देख, मैं कब से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता? तारा ने लगभग चीखते हुए पूछा। बेटी तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अभय ने चिंता करते हुए पूछा। वो झपकी आ गई थी। अब चलिए, मुझे भूख लगी है। और पूनम उठकर रसोई में चली गई। दोनों आश्चर्य से पूनम को देखते ही रह गए। दोनों भी रसोई में गए। पूनम थाली भरकर चावल, 5 रोटी और कटोरा भरकर सब्जी लेकर मुंह में जल्दी जल्दी ठूस रही थी। जो लड़की 2 रोटी भी ना नुकुर करके खाती थी, आज इतना खाना एक साथ। इसे खाते देख दोनों घबरा जाते हैं। तारा कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब से आई है अजीब हरकतें कर रही है। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? और खाना दो मुझे, पूनम ने गुर्राते हुए कहा। अभय को गुस्सा आया। उसने कहा, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का पूनम? चुप कर मास्टर, खाना दे, खाना। इस बार पूनम की आवाज बदली लगी। अब तो अभय भी डर गया था। तारा और खाना बनाने लगी। पूनम ऐसे खाना खा रही थी जैसे सालों से भूखी हो, और हर बार 2 अलग अलग और भयानक आवाजें आ रही थी। खाना खाकर पूनम तो सो गई, लेकिन अभय और तारा की नींद उड़ गई थी। इकलौती और लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर दोनों रोने लगे। अभय ने समझाया, सुबह देखा जाएगा, अभी सो जाओ। लेकिन चिंता तो उसके मन में भी थी। सुबह हुई, स्कूल का समय हो गया था, लेकिन पूनम अभी तक सो रही थी। अभय ने कहा, आज उसे रहने दो, स्कूल नहीं भेजते हैं। अभय स्कूल चला गया। डरी सहमी तारा ने चाय के लिए उसे उठाया। पूनम झटके से उठी। तारा डर के मारे पीछे हट गई। क्या माँ, आप भी अब उठा रही हो? स्कूल का टाइम हो गया है। पूनम पिछली रात के वाकये से एकदम अनजान थी।
वैसी व्यवहार कर रही थी। बेटा आज रहने दो, तबीयत खराब हो, तारा कहने लगी। क्या हुआ मेरी तबीयत को? पूनम ने अनजान बनते हुए कहा। चलो कुछ नहीं हुआ, अब कोई बात नहीं, आज नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, तारा ने बात संभालते हुए कहा। तारा ने अभय को फोन पर बता दिया था कि अब पूनम ठीक है। तब अभय ने चैन की सांस ली, वरना था तो वो स्कूल में, पर मन घर पर अटका हुआ था। अभय घर आया, उसने ज्यों ही घर का दरवाजा खोला, आंखें फटी की फटी रह गई। तारा डरी सहमी कोने में बैठी थी। सारा घर का सामान उथल पुथल हो चुका था। पूनम झूले पर बैठी जोर जोर से भयानक रूप से हंस रही थी, और हंसी भी दो अलग अलग आवाजों में थी। अभय ने पूछा, ये अचानक क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि सब ठीक है। आपको फोन करने के बाद मैंने पूनम को नहाकर आने को कहा। जैसे ही वापस आई, खुद ही बड़बड़ा रही थी। मेरे पूछने पर मुझे धक्का दे दिया और चीखने लगी। फिर सारा सामान अपने आप यहाँ वहां गिरने लगा, कहकर तारा दहाड़े मारकर रोने लगी। अभय जोर से चिल्लाया, पूनम! पूनम बेहोश हो गई। अभय भागते हुए डॉक्टर को बुलाकर ले गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं दी, लेकिन पूनम की हालत देखकर हिदायत दी कि ये मामला डॉक्टर ही नहीं है, संभल कर रहिएगा। बार बार पूनम बेकाबू हो जाती, घर का सामान फेंक देती, इसीलिए न चाहते हुए भी पूनम को बेड़ियों में बांधा गया था। वो बेड़ियों में भी छटपटाती, कभी गुर्राती, रोती, बिलखती, लेकिन अभय और तारा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। दोनों का रो रो के बुरा हाल था। सारा स्कूल का स्टाफ, पूनम की सहेलियां, सभी स्तब्ध थे कि ये क्या हो गया है पूनम को। किसी ने पंडित की सलाह दी तो किसी ने बाबा की। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन फायदा शून्य। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अभय अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी कुलदेवी का स्मरण किया। हे माँ चामुंडा, जब छीननी ही थी तो फिर संतान सुख के स्वप्न क्यों दिखाए? सहायता कर माँ, सहायता कर। और रोते हुए वो सो गए। अचानक अभय की आंखों के सामने दिव्य प्रकाश प्रतिदीप्त हुआ और गर्जना के साथ आवाज आती है, मेहंदीपुर बालाजी जा, मार्ग अवश्य मिलेगा। अभय अचानक उठा। 4 बज रहे थे, मतलब उसने सपना देखा था। अभय उठा और अपनी दैनिक कार्यों से निवृत्त होते ही वो बल्लू, जो कि उसके स्कूल का चपड़ासी था, उसे साथ लेकर चल दिया। तारा को उसने बस इतना कहा कि जरूरी काम है, वो जल्द लौट आएगा और अपना और पूनम का ध्यान रखे। लगभग 6-6.25 घंटे का सफर था। खाना तो लाए नहीं थे, तो रास्ते से नाश्ता कर लिया और दोपहर के लिए खाना पैक करवा लिया। भीलवाड़ा से जयपुर, जयपुर से बस पकड़े सीधे मेहंदीपुर पहुंचे। लगभग 4 बज गए थे। पास की धर्मशाला में फ्रेश होकर मंदिर गए। संध्या आरती का समय था। वहां का दृश्य, बाप रे बाप, कमजोर दिल वाले तो बेहोश ही हो जाएं। बाहर सीढ़ियों पर लोगों को जंजीरों से बांधा गया था। एक आदमी डरावनी आवाज में पुराने गाने गा रहा था, तो एक लड़की आरती के समय 5 फीट तक ऊपर उछल रही थी, जो अभय और बल्लू के लिए 8वां अजूबा ही थी। दोनों ने वहां के पंडित जी से बात करनी चाहिए, किंतु भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने सुबह जल्दी आने को कहा। सुबह उठते ही नहा धोकर दोनों पंडित जी से मिलने मंदिर गए। अभय ने सोचा इतनी जल्दी तो कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ थी। दर्शन करते ही पुनः दोनों पंडित जी की कुटी में आ गए। वो ध्यान लगाए बैठे थे। जाते ही उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने बैठने के लिए इशारा किया। दोनों पास पीछे आसन पर बैठ गए। उन्होंने अभय की ओर देखा और पूछा, क्या विद्यालय में कोई पुराना कमरा है? अभय के आश्चर्य का ठिकाना न था। अभय ने मन में सोचा, इन्हें कैसे पता चला? स्कूल में पढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ बोलने से पहले बल्लू ने कहा, मैदान के अंतिम छोर पर 3 कमरे और गुसलखाना था, लेकिन अब सिर्फ गुसलखाना ही बचा है। उन्होंने दोनों आंखों को बंद कर ध्यान लगाया और कहा, सब समस्या यहीं से शुरू हुई है। फिर उन्होंने जो बताना शुरू किया वो अभय के जीवन का पहला और शायद आखिरी खौफनाक पल था। स्वामी जी ने बोलना शुरू किया, सालों पूर्व वो जगह जहां आज विद्यालय है, उस गांव का कारागृह था। वहां बंदियों को कैद करके रखा जाता था और वहां 2 बंदी भाई, अकरम और असलम भी कैदी थे। उन्हें वहां के जेलर ने व्यक्तिगत
रंजिश के चलते फांसी की सजा दी थी, जो कि पहली और आखिरी फांसी थी उस कारागृह की। फांसी से शरीर तो छूट गया, किंतु आत्मा उनको दी गई यातनाओं के कारण मुक्त नहीं हो पाई और बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। ये किसी हॉरर फिल्म की भांति कहानी सुना रहे थे और अभय और बल्लू के लिए हर शब्द आश्चर्य से भरे थे। अब अभय ने पूछा, इसका उपाय महात्मन? पंडित जी ने कहा, इसके लिए आपको तंत्र साधक की आवश्यकता होगी। उन्होंने कागज पर पता लिख कर दिया और एक कागज की पुड़िया में होम की हुई भभूति दी। कहा कि सब ठीक होगा। अभय जाते हुए भी अचरज से देख रहा था। पंडित जी के मुख पर एक शांत मुस्कान थी। दोनों बताए पते पर पहुंचे। वहाँ एक बाबा तंत्र साधना कर रहा था। तन पर कपड़े के नाम पर बस लज्जा ही ढकी हुई थी और जैसे टीवी में डरावना मंजर दिखाया जाता है, ठीक वैसा ही था। अभय तो डर रहा था। बल्लू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा हम... तांत्रिक ने कहा, हम तुम्हारी समस्या जानते हैं बच्चा। फिर कुछ सामान लिखवाए और कहा, ये सामान लेकर तैयार रहना। आज से 1.5 माह बाद मैं आऊंगा तेरे घर, और तब तक पंडित जी ने जो भभूति दी है वो बच्ची के माथे पर लगाना। फिर अभय के लिए अगला आश्चर्य, अब इनको कैसे पता चला कि पंडित जी ने भभूति दी है? लेकिन अब तक तो वो समझ चुका था कि ये सब असाधारण व्यक्ति है, इसीलिए चुप ही था। दोनों पुनः गांव आ गए। पूनम को रोजाना नींद के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, वरना तो वो बेकाबू हो जाती। लेकिन रोजाना नींद के इंजेक्शनों से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता, इसीलिए आज भभूति लगाई और भभूति लगाते ही वो एकदम शांत हो गई। बहुत दिनों बाद उसने तारा और अभय को माँ और पापा कहकर पुकारा था। वो दोनों रोने लगे। सभी ने एक साथ बैठकर काफी दिनों के बाद खाना खाया, वो भी भर पेट। वरना तो पूनम की हालत देखकर दोनों खाना भी वो केवल जीवित रहने के लिए खा रहे थे। लेकिन अब बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नींद में वो चीख पड़ती। इसी बीच बाबा बताए गए दिन के अनुसार घर पर आ गए। सामान तो तैयार था ही। पूजा आरंभ हुई। पूनम पहले की भांति भयानक रूप से चीखने लगी, लेकिन बाबा ने पहले ही सचेत कर दिया था कि पूजा खत्म होने तक कोई भी पूनम के पास नहीं आएगा। 2 अलग अलग आवाजों में पूनम बात कर रही थी। ये अकरम और असलम की थी, जैसे कि पंडित जी ने बताया था। पूजा के मध्य चरण तक लगभग पूनम बेहोश हो गई थी। मंत्रोच्चारण जारी था। अचानक पूनम ने पास खड़ी तारा का गला दबा दिया। अभय बचाने को दौड़ा, लेकिन हाथ छुड़ाए ना छूट रहा था। बाबा ने लंबी हुंकार भरते हुए 2 तलवारें निकालकर पूनम के शरीर से छुआया और पूनम फिर से बेहोश हो गई। बाबा ने मंत्री पढ़ते हुए दोनों तलवारों को शुद्ध किए हुए धागे से बांध दिया। फिर उन्होंने दोनों तलवारों को एक बक्से में रख दिया और अभिमंत्रित जल छिड़का। उन्होंने कहा, अभय सिंह, ये पूजा अभी अधूरी है और पूनम के विवाह के समय ही पूरी होगी। हालांकि समस्या खत्म हो चुकी है, किंतु समस्या का समूल प्रबंध करने के लिए पूजा का अंतिम भाग होना जरूरी है। लेकिन स्कूल के उस भाग से दूर रहने और पुनः विवाह के समय आने की कहकर बाबा बक्से को लेकर चले गए। 5 वर्ष बीत गए। इस बीच पूनम ने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब पूनम के लिए अच्छे वर की तलाश शुरू हो गई थी और उसे सुयोग्य वर मिल भी गया। उन्होंने पूनम के अतीत की सारी बातें बताई और अंतिम पूजा के चरण जो विवाह के समय होना था उसके लिए भी बताया। वर पक्ष समझदार था, वो तैयार हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि बाबा को कैसे पता चलेगा कि शादी कब है। लेकिन अभय को उनकी दिव्य शक्ति पर भरोसा था, सो तैयारी जारी थी और शादी का दिन भी आ गया। वरमाला की रस्म के बाद बाबा आ गए। मंडप के पास पूजा की सामग्री जमाई। विवाह में सिर्फ गिने चुने रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। सारे मंडप को चारों ओर से हथियार से सजाया गया। पवित्र अग्नि का घेरा बनाया गया। फिर बाबा ने दोनों तलवारें निकाली और फेरों के समय उसके मध्य से निकालकर फेरों की रस्म करवाई। फिर से दोनों तलवारों को शुद्ध करके फिर से बक्से में रख दिया गया और अभिमंत्रित किया। वो जाने लगे तो अभय ने भोजन और दक्षिणा की मनुवार की। वो कहने लगे, नहीं बच्चा, परिवार वालों से कैसी दक्षिणा। वो चले गए। विवाह संपन्न हो गया। विदाई भी हो गई। फिर देव ढोकाई की समय के लिए अभय दोनों को मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। दर्शन के बाद वो उन पंडित जी के पास गए जिन्होंने इस समस्या से मुक्ति का मार्ग दिखाया था। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ कुटिया नहीं थी। वहाँ एक अन्य पंडित से कुटिया के बारे में पूछा
उसने कहा, वो यहाँ पिछले 15 साल से सेवादार है, किंतु किसी कुटिया को नहीं देखा। फिर अभय उस तांत्रिक बाबा के पास गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी अभय का दिमाग घूम गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे बाबा द्वारा दिया गया छोटा सा लकड़ी का बॉक्स याद आया, जो वो जाते हुए देकर गए थे। वो शादी की रस्मों रिवाजों की उलझन में वो खोल ही नहीं पाया था। उसने झट से निकाल कर देखा, आंखें विस्मय और अश्रु से भर गई थी। उसमें कुलदेवी चामुंडा माँ का त्रिशूल था। अभय ने मन में सोचा, इसका मतलब मेरी सहायता स्वयं माँ चामुंडा ने। और वो मन ही मन खूब धन्यवाद देने लगा और कुलदेवी के मंदिर चला गया।